हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में। और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी के बारे में, राज व्यवस्था का परिचय देखने वाले हैं। मतलब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसमें हम ये देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राज व्यवस्था होती क्या है, पॉलिटी होती क्या है और कैसे ये काम करती है और इसके अंतर्गत कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राज व्यवस्था के बारे में, जैसे ही आप कहते हैं कि राज व्यवस्था क्या है, तो जिसको आप पॉलिटी भी कहते हैं। अब ये किसका पार्ट हो जाता है, आपको ये भी समझना होगा कि किसका पार्ट होगा। तो पॉलिटी का मतलब है, इसको आप हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था। मतलब अगर सिंपल तरीके से कहा जाए, है ना, सिंपल तरीके से कहा जाए तो राज का मतलब क्या हो जाता है, राज का मतलब हो जाता है शासन, राज का मतलब हो जाता है शासन और व्यवस्था का मतलब हो जाता है तरीका, है ना। व्यवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, व्यवस्था का मतलब हो जाएगा तरीका। मतलब कि ये कहा जाए कि किसी भी शासन को चलाने का, किसी भी शासन को रन करने का जो तरीका है, मतलब यहां पर क्या हो गया, तो मतलब सिंपल हो गया कि शासन को चलाने का तरीका, शासन को चलाने का तरीका वो क्या कहलाएगा, उसको आप राज व्यवस्था या पॉलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, राज व्यवस्था या पॉलिटी कहेंगे, वो ये कहलाएगा। अब ये पार्ट किसका होता है, कहां से आता है। अब अगर दुनिया भर के शासनों की व्यवस्था आप देखते हैं तो दुनिया भर के शासन को आप राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसमें फिर आप किसी एक पर्टिकुलर शासन की बात करते हैं, फिर उसके अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में बात करते हैं तो आप उस देश के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम परिचय, राज व्यवस्था के परिचय की बात कर रहे हैं कि मतलब हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। तो हमारे मन में एक सवाल आया, हमने वो तो नाम से जान लिया कि राज व्यवस्था क्या है, कैसा है। एक सवाल आया मन में तुरंत कि व्हाट इज पॉलिटी, राज व्यवस्था क्या होती है। तो उसका जवाब जो निकल कर आता है, उसका जवाब निकल कर आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राज व्यवस्था को आप क्या कहते हैं, सरकार का स्वरूप कहा जाता है। सरकार क्या, सरकार किसको कहेंगे, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, सरकार मतलब शासन जो चलाती है। शासन कौन चलाएगी, तो शासन चलाने में आपकी सरकार की भी जरूरत आएगी। किसकी आएगी, सरकार की भी जरूरत आएगी, वही तो शासन चलाएगी। कौन चलाएगा, तो शासन चलाने का या सरकार का स्वरूप या शासन के स्वरूप को आप क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। अब ये शासन क्या है और ये शासन कहां पर काम करेगा, ये क्या है, ये बड़ी दुविधा की बात आ गई। तो ये किसके लिए काम करेगा, राज्य के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, राज्य के लिए काम करेगा। किसके लिए, राज्य के लिए काम करेगा, फॉर द स्टेट। अब स्टेट से एक बात आती है कि राज्य आप किसको कह रहे हैं, राज्य आप किसको कह रहे हैं, एक बात हमारे दिमाग में ये आती है। तो राज्य का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इस राज्य का मतलब है, इसको अंग्रेजी में आप कह दो स्टेट, और स्टेट का मतलब है, अगर इसके एग्जांपल में कह दूं, बोले सर जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे तमिलनाडु है, तो ये राज्य, ये राज्य नहीं है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रांत। इनको क्या कहते हैं हम, अगर हिंदी में बात करें तो प्रांत, स्टेट कहा जाता है यहां पर, या प्रोविंस। इनको अगर स्टेट ना कह के क्या कहते हैं, इनको प्रोविंस कहा जाता है, प्रांत कहलाते हैं या प्रोविंस कहलाते हैं। यहां पर राज्य की अवधारणा, राज्य जो है वो कॉन्सेप्ट है एक, या राज्य एक अवधारणा है जिसको आप देख नहीं सकते। मतलब इसमें आपको कई सारे, ये सारे प्रोविंस भी उसका हिस्सा होंगे, उसको क्या कहा जाएगा, वो कहलाएंगे राज्य, या उनको ही आप स्टेट कहेंगे। मतलब अगर आप स्टेट पर जैसे आए तो आपने चर्चा करी कि व्हाट इज द स्टेट, है ना, राज्य क्या होगा आपने पूछा, तो राज्य क्या होगा, तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब कि राजनीतिक ढांचा या राजनीतिक स्वरूप। क्या है, राजनीतिक स्वरूप या ढांचा, राजनीतिक स्वरूप। मतलब कि क्या है कि कोई एक ऐसा स्टेट जिसका कुछ राजनीतिक स्वरूप हो, ये उसमें सभी प्रांत भी उसके हिस्से में आ जाए, कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया भी हो। तो किसी राज्य जिसको आप देश के टर्म में, पूरी पॉलिटी के अंदर जब भी हमें देश बताना होगा तो हम देश की जगह शब्द यूज करते हैं राज्य, स्टेट। तो स्टेट कैसे बनेगा, तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पर अगर आप बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होंगे, तो आप देखें किसी राज्य के लिए ये एलिमेंट्स, कोई देश होगा तो ये एलिमेंट्स जरूरी हैं। सबसे पहली बात होती है भूभाग की, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया आप उसका होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में फैला हुआ एक देश है जिसको आप भारत कहते हैं, ये हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है।
फिर उस ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ लोग रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफिकल एरिया बोले सर प्रशांत महासागर में चले जाते हैं, वहां पर एक ज्योग्राफिकल एरिया हमने पकड़ लिया है, उसको देश कह देंगे क्या? नहीं, वहां रहने वाले लोग भी तो चाहिए। आप पानी में चले गए, प्रशांत महासागर में चले गए, अरब महासागर में चले गए, या अरब सागर में चले गए, बंगाली खाड़ी में चले गए, या आप अटलांटिक में चले गए, अंटार्कटिका में चले गए, अंटार्कटिका में चले गए, तो वो भी देश थोड़ी है। अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका है, जो महाद्वीप है, वो देश कहां है? वहां लोग कहां रहते हैं? तो ऐसा भूभाग जहां पर लोगों का निवास हो, सर्टेन पर्सन या सर्टेन ऑफ पॉपुलेशन या आपकी कुछ जनसंख्या निवास करती हो, तो यह भी जरूरी है। फिर जब लोग रह रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, तो उनकी कुछ एक्टिविटीज भी हो रही होंगी, कुछ उनकी दैनिक दिनचर्याएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि कुछ आर्थिक क्रियाएं हो रही होंगी, कुछ सामाजिक क्रियाएं हो रही होंगी, सोशल एक्टिविटीज होंगी, है ना, कुछ उनकी रिलीजियस एक्टिविटी होंगी, धार्मिक क्रियाएं होंगी, कुछ डेली रूटीन होगा। तो इन सबको कैसे मेंटेन किया जाए, हर एक व्यक्ति कैसे चले, उसके लिए उसको उस ज्योग्राफिकल एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने या उनको सिस्टमैटिक तरीके से उस वहां का सिस्टम चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, तो एक गवर्नमेंट होगी। और संप्रभुता मतलब वो किसी के गुलाम ना हो, ऐसा ना हो, अगर गुलाम है तो फिर उसका पार्ट हो जाएगा, तो संप्रभुता भी होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज द स्टेट या व्हाट इज द पॉलिटी, तो पॉलिटी का मतलब जो सीधे तौर पर निकल कर आएगा तो आपको शासन के स्वरूप से ही निकल कर आएगा। फिर भी हमने एलिमेंट्स देख लिए हैं क्या होती है डिटेल। तो पॉलिटी का सीधा मतलब क्या निकल कर आ गया? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से निकल कर आ गया, जिसको आप क्या कहते हैं? सरकार या शासन का स्वरूप। सरकार का स्वरूप या शासन का स्वरूप, यह सीधा मतलब आपको यहां से निकल कर आ जाता है। यह सीधा मतलब आप देखते हैं। अब किसी भी आप देश को उठाएंगे, किसी भी देश को देखेंगे तो उसका अपना एक स्वरूप होगा, अपना एक सिस्टम होगा, अपने एक तरीके से काम कर रहा होगा। हर देश का अपना एक सिस्टम होगा, काम करने का अपना एक तरीका होगा, अपने तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से काम कर रहा होगा। मैं अपने देश की पॉलिटी की बात करूंगा, अपने देश की राज्य व्यवस्था हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ की चीजों को हम समझते हैं। तो उदाहरण के तौर पर भी मैं भारत को लेता हूं, तो इंडिया को जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो यहां पर आप एक चीज देखते हैं फेडरल, दूसरा देखते हैं पार्लियामेंट्री और तीसरा देखते हैं डेमोक्रेसी। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फेडरल का मतलब क्या है कि ये कैसा है, मतलब यूनिटरी है या फेडरल है, कैसा सिस्टम यहां पर है, मतलब यहां पर आप सरकार के स्वरूप को आप देखना चाहेंगे। फिर मतलब किस प्रकार की सरकार है, एक ही सरकार पूरा काम करती है, कई सरकारें, सरकार कैसे चलती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से चलती है, राष्ट्रपति चलाता है, या वहां की पार्लियामेंट चलाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या वहां पर डिक्टेटरशिप है, या वहां पर मोनार्की है, क्या सिस्टम है वो आपको देखना होगा। फिर अगर आप देखें साथ ही साथ मतलब यहां पर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, किनसे सरकार बनती है, वो डेमोक्रेसी में है, वो डिक्टेटरशिप में है, या वो मोनार्की में है, ये सब बातें हमें देखनी होंगी। इसके लिए हम जाएंगे किसी भी देश के फिजिकल स्ट्रक्चर पर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स या फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के भौतिक स्वरूप पर आप जाते हैं तो आप वहां पर देखेंगे, वहां पर हम क्या देखेंगे कि वहां पर सरकार का स्वरूप कैसा है, सरकार किस प्रकार की काम करती है, एक गवर्नमेंट काम करती है या दो गवर्नमेंट काम करती है, ये हमें देखना होगा। वहां पर जाकर हमें पता करना होगा कि एक गवर्नमेंट काम करती है, दो गवर्नमेंट काम करती है, ये एक या दो इस प्रकार की गवर्नमेंट काम कर रही है, यानी कौन ज्यादा पावरफुल है या कौन ही वर्चस्व में है, उसके अलावा बाकी बनाई गई है सब काम की नहीं है, फालतू बैठा दी गई है। तो ये हमें जाकर देखना होगा कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी हम जाकर देखेंगे। वहां पर जिस भी देश की हम बात करेंगे तो वहां पर हम सबसे पहले समझेंगे गवर्नमेंट कितनी है। तो यहां से हमें ये इस फेडरल का कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ जाएगा कि फेडरल क्या है। जो हम गए वन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के सिस्टम में जैसे ही हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वन गवर्नमेंट जहां पर होगी उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब शासन का एकात्म रूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? शासन का एकात्म रूप कहलाता है, एकात्म रूप कहलाता है। मतलब यहां पर एक ही सरकार है जो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे काम कर रही है। मतलब कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। मतलब शक्ति का क्या होगा यहां पर, मतलब शक्ति का यहां पर क्या लिख दूं मैं, शक्ति का केंद्रीयकरण होगा, शक्ति का केंद्रीयकरण होगा। क्या होगा? शक्ति का केंद्रीयकरण होगा, क्योंकि यहां पर एक ही सरकार है और एक ही सरकार के पास पूरी पावर होगी। इस कारण से उसको कंसंट्रेशन ऑफ पावर या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आप कह सकते हैं कि एक ही जगह पर सरकार, पूरी ताकत एक ही सरकार के हाथ में आ रही है।
जब हमने देखा कि जहां पर दो गवर्नमेंट सिस्टम है, टू गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, तो हमने देखा कि उसको क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब कि अगर मैं कहूं तो इसको क्या कह सकते हैं, संघात्मक सरकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संघात्मक सरकार, आप इसको कह सकते हैं, संघात्मक सरकार कहलाएगी। मतलब क्या हुआ संघात्मक सरकार का, तो इसमें जैसे ही हम अंदर जाकर देखते हैं तो आपको मिलता है यहां पर एक कॉन्सेप्ट मिलता है, डिवीजन ऑफ पावर। मतलब ताकत को अलग अलग स्तर पर बांटा गया है। केंद्र में सरकार अलग है, राज्य में अलग है, और स्थानीय स्तर पर अलग सरकारें देखने को मिलेंगी। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण हम कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इसको कहते हैं फेडरल। तो आपको जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहां पर भारत का, कि भारत में यहां पर फेडरलिज्म है या फेडरल या संघात्मक व्यवस्था है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम ये चीजें यहां पर पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं चीजों का हम अध्ययन करते हैं, किस देश में कैसी सरकार है। फिर वहां का हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि वो सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अब यहां से हमें दो कंक्लूजन मिले कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो प्रकार हैं, सेंट्रलाइज्ड टाइप है और डिसेंट्रलाइज्ड टाइप है। सेंट्रलाइज्ड टाइप मतलब यहां पर शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, मतलब एक सरकार होगी, और यहां पर एक से ज्यादा सरकारें आपको देखने को मिलेंगी। जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, अगर आप देखें तो यहां पर आपको खास तौर से दो तीन टाइप की सरकार मिलेगी। एक को आप कहेंगे यूनियन गवर्नमेंट, फिर दूसरे को कहेंगे आप स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे को कहेंगे आप लोकल गवर्नमेंट। अगर हम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां से आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के टाइप पता चल गए कि किस टाइप की सरकारें हो सकती हैं, कैसे स्वरूप हो सकते हैं। हमने देखा हमारे यहां पर एक से ज्यादा स्वरूप वाली सरकार है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो दुनिया में ज्यादा चलन में है, इनके बीच में हम कुछ अंतर देखते हैं। इनको देखते हैं तो एक दूसरे से इनका विरोधाभास हम देखते हैं, इनको देखेंगे दोनों। तो अगर आप इन दोनों सिस्टम को देखते हैं, इनका मैं एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो अब सबसे पहले अपन ये सिस्टम किसके लिए बनाए गए हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, ये सारे सिस्टम इंसानों के लिए बनाए गए हैं। और इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। अकेला अगर रह रहा है, या तो वो भगवान है या वो शैतान है, बस दो में से कोई एक चीज होगी। इंसान जो है वो हमेशा समूह में, आप चाय पीने जाते हैं, आप स्कूल में टॉयलेट भी जाते होंगे तो बगल वाले को लेके जाते हैं, चल पानी पी के आते हैं ना यार। तो आप अकेले तो जाते नहीं, बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, या तो भगवान है या शैतान है। नहीं तो इंसान क्या है, उसका कोई ना कोई दोस्त होगा, समूह में रहना ही पसंद करता है, ग्रुप में रहना ही पसंद करता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर एक परिवार को ले लूं, और अगर एक परिवार में 10 लोग आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के 10 लोग आपको देखने को मिलते हैं, और एक कहावत भी होती है कि जब बर्तन ज्यादा होंगे तो खड़खड़ भी होगी। और 10 लोग होंगे तो 10 के अलग अलग प्रकार होंगे, 10 की अलग अलग सोच होगी, 10 की अलग अलग पसंद होगी, 10 का अलग अलग काम करने का तरीका होगा। अगर आप देखें ये 10 लोग, तो इनके सबकी चॉइसेस जो हैं वो अलग अलग होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ कपड़ों में आप देखें, कपड़ों की सबकी पसंद अलग होगी। कोई जीन्स पहनता होगा, कोई टी शर्ट पहनता होगा, किसी को पजामा कुर्ता अच्छा लगता होगा, किसी को धोती कुर्ता अच्छा लगता होगा। ऐसे ही खाने की पसंद की अगर आप बात करेंगे तो खाना किसी को चाइनीज अच्छा लगता है, कोई सूखी रोटी मजा आता है, बोले छाछ मिलेगा, रोटी मिलेगी, उसमें काम चल जाएगा। सबकी अपनी अपनी पसंद। मतलब एक घर में तो ऐसा जरूरी नहीं कि उस घर के सभी मेंबर को मीठा ही पसंद हो, कुछ नमकीन खाने वाले भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, बोले ना हम खट्टा मीठा कुछ नहीं खाते, शरीर सही रहना चाहिए। तो कपड़ों की, खाने की या मनोरंजन के कुछ साधनों के बारे में अगर बात करें, कुछ लोग को मारधाड़ वाली पिक्चर अच्छी लगती हैं, कुछ लोग को लव वाली अच्छी लगती हैं, कुछ लोग फिक्शन वाली बातों पर बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये उदाहरण लिए गए हैं, सबकी सोच अलग हो सकती है। एक छोटे से परिवार की भी अगर बात करें, अब सोच अलग है, टीवी एक लगी है, रिमोट एक है, एक पिक्चर आ रही है लड़ाई वाली, एक पिक्चर आ रही है प्यार वाली, और एक पिक्चर आ रही है फिक्शन वाली, और घर के तीनों टाइप के मेंबर बैठे हुए हैं। तीनों टाइप के मेंबर बैठे हुए हैं, तो रिमोट पर छीना झपटी जैसे बच्चों में होती है, बोले नहीं जी टीवी लगा दो, नहीं फलाना टीवी लगा दो, नहीं ये वाला लगा दो। लड़ाई होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जब झगड़ा होगा इनके बीच में, जब झगड़ा होगा तो इस झगड़े को कौन सुलझाएगा, इस झगड़े को कौन निपटाएगा। यहां पर अगर झगड़ा होता है तो झगड़ा कौन निपटाता है, तो झगड़ा निपटाने के लिए जो आपके अभिभावक होते हैं, जिनको आप गार्जियन कहते हैं, अभिभावक के द्वारा ये झगड़ा निपटाया जाएगा। और अभिभावक झगड़ा निपटाने के लिए या परिवार को चलाने के लिए अभिभावक क्या करेगा, परिवार में शांति और सही तरीके से चलाने के लिए क्या करेगा, सही तरीके से चलाने के लिए क्या करेगा, कुछ नियम और कानून वो बना देगा।
उसके द्वारा कुछ लॉ बना दिए जाएंगे। वो क्या करेगा, 2-3 स्टेप पर काम करेगा कि वो कुछ लॉ बना देगा, है ना। वो क्या करेगा, उसके द्वारा कुछ नियम बना दिए जाएंगे, कुछ लॉ बना दिए जाएंगे जिनको वो क्या करेगा, लागू करेगा, इन्फोर्स करेगा। और अगर कोई समस्या आ गई तो उस समस्या को सॉल्व भी करेगा, है ना, रिजॉल्व भी करेगा। ये सारी बातें आपको देखने को मिली। अब नियम कैसे बनाएगा, वो बोलेगा टीवी सिर्फ 2 घंटे ही चलेगी, शाम को 10 बजे या 8 बजे आपको आ ही जाना चाहिए, ऐसे उसने नियम बना दिया और लागू कर दिया। अगर आपने बात नहीं मानी तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और कोई समस्या आ गई तो उसको हल भी वो करेगा। ये समस्या यहां पर बना दी। अब ऐसे ही तो किसी देश की सरकार चलती है। मान लीजिए कि जो देश है वो भी एक परिवार है। अगर देश को आप परिवार मान लेते हैं, देश को आप अगर परिवार मान लेते हैं, तो इस देश और परिवार को चलाने वाले कुछ अभिभावक भी होंगे, और वो अभिभावक को आप क्या मान लेते हैं कि वो अभिभावक जो है वो कौन होंगे, तो उनको ही आप सरकार कह सकते हैं, या उनको ही हम क्या कह दें, विधायिका कह देते हैं। हम क्या कहते हैं, विधायिका कह दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं, विधायिका या लेजिस्लेचर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विधायिका या इसको लेजिस्लेचर कह देते हैं। अब ये अभिभावक वहां पर क्या कर रहे थे, आपको याद होगा, ये अभिभावक किसी देश को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बना रहे थे। मतलब कुछ इनके द्वारा लॉ बनाए गए थे, उन लॉ को इन्फोर्स किया गया था, और उनमें कुछ अगर दिक्कत आ गई थी तो उनमें कुछ सुधार कर रहे थे। कुछ सुधार कर रहे थे, लागू कर रहे थे। यही सब तो हो रहा था ना। अगर हम बात करें, यही सब तो हो रहा था। तो अगर आप देख रहे हैं ये सारे काम, अगर हम विधायिका को देखते हैं तो कौन करता है, कानून बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट कर देती है ना। कानून बनाने का काम कौन कर देता है, पार्लियामेंट कर देती है, जिसको आप क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। लागू कौन करता है, तो लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव कर देती है, जिसको आप सरकार कहते हैं। और अगर कानून गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत आ गई, तो सॉल्व कौन कर देती है, जुडिशरी कर देती है, जिसको आप क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं, जिसको विधायिका कहा जाता है। तो अब यही सिस्टम तो आपको किसमें मिल गया, लेजिस्लेचर में देखने को मिल जाता है। ये सिस्टम आप किसमें पा लेते हैं, लेजिस्लेचर में आपको देखने को मिल जाता है। ये बात क्लियर है। तो अब यहां से अब जो बात आती है कि इनमें क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, इनमें क्या अंतर आपको देखने को मिलने वाला है, जो हम विधायिका में बात कर, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों चीजें हमने देखनी, ये तीनों चीजें देखनी कि यही सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, यही सिस्टम क्या है, यही सिस्टम मतलब संसद जो है वो कानून बनाती है, सरकार जो है वो लागू करवाती है, और जो जुडिशरी है वो ही क्या करती है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उनके द्वारा उसको सुधारा जाता है। तो इसी को क्या कह देते हैं, अगर हम इसको यहां पर विधायिका की जगह एक और नाम दे ले कि ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों चीजें अगर इनको मैं कह दूं तो इनको क्या कह दिया जाए, शासन के अंग भी तो हो सकते हैं ना। ये अगर मैं विधायिका यहां से खत्म कर दूं कि विधायिका की जगह क्या कह दूं, विधायिका तो ठीक है, विधायिका में जुडिशरी नहीं आएगी, लेकिन ये क्या हो सकते हैं, शासन के अंग हो सकते हैं ना, कि शासन के अंग यही होंगे कि कानून हो जाएगा, सरकार हो जाएगी और विधायिका हो जाएगी। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या हो गई यहां पर, ये विधायिका के अंदर हमने देखा, हालांकि जुडिशरी इसका पार्ट नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, इनको कह सकते हैं हम यहां पर, अगर मैं कहूं यहां पर कह दूं शासन का अंग मैं कह दूं तो गलत नहीं होना चाहिए। क्या कह दूं मैं, शासन का अंग कह दूं। वो समझाने के लिए लिखा था ताकि ये तीनों हेडिंग आ जाए। अब शासन के अंग हो गए कानून, और मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों हो गए। अब हमको देखना है कि इनमें, इनसे हम अंतर कैसे पता करने वाले हैं, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में और राष्ट्रपति की व्यवस्था में, राष्ट्रपति शासन में। इनमें हम इनसे कैसे अंतर पता करने वाले हैं, तो ये हमको यहां पर देखना है। तो हमने संसदीय व्यवस्था में देखा कि एक जो लेजिस्लेचर है, अगर मैं बना दूं इसको कि ये आपकी क्या है, विधायिका है,
जिसको आप लेजिस्लेचर भी कहते हैं। और ये विधायिका हमारे यहां क्या कहलाती है, इसको हम यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं, मतलब पार्लियामेंट कहलाती है। और यही इन्हीं में से कुछ लोगों को आप क्या बनते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार बनाते हैं या एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी शर्त है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। मतलब ये दोनों चीजें जो हैं अगर मैं कहूं यहां पर, तो ये क्या होकर आ रही हैं, इलेक्ट होकर आ रही हैं। और इनके अलावा जो जुडिशरी है या जो न्यायपालिका है वो एकदम अलग आपको देखने को मिलती है, उसकी ताकत अलग है, वो इनके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करती। इनके ऊपर उसका सिर्फ सैलरी वैलरी तक ही मामला है, क्योंकि यहां से निकलेगा बिल बिल पास होगी, बाकी उसको कोई खास लेना देना नहीं है। तो विधायिका मतलब आपने यहां पर चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के फिर सरकार बनी, तो फिर आपको मंत्री अगर बना दिया गया, मतलब अगर आप मंत्री नहीं बने हैं तब भी आपके पास सांसद की पावर है, और मंत्री बन गए तो थोड़ी पावर आपकी इनहांस हो जाती है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या हो रही है, मतलब जो विधायिका है, अगर मैं बात करूं जो विधायिका है वही उसी में से कुछ लोगों को सरकार में चुना जाता है, उन्हीं में से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है, और न्यायपालिका अलग होती है। राष्ट्रपति शासन में सरकार या विधायिका अलग होती है, सरकार अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है। मतलब अगर हम यहां देखें कि हमारी जो सरकार चुनी जा रही है तो विधायिका से जो चुनकर लोग आए हैं उनको चुन रहे हैं, लेकिन जो हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो यहां पर हम अनुभव और योग्यता के आधार पर चुनते हैं, किसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, कौन योग्य ज्यादा है। यहां पर चुनाव जीतने के आधार पर जो जीत गया उसको हम सरकार में बैठा देंगे। यहां पर चुनाव तो होगा लेकिन सरकार, राष्ट्रपति अपने मन की चुनेगा जो उसको योग्य लगेंगे, वैसे ही न्यायपालिका में भी यहां योग्यता के आधार पर। मतलब यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। विधायिका की पावर अलग, सरकार की पावर अलग, और न्यायपालिका की पावर अलग। लेकिन हमारे यहां पर विधायिका और सरकार मतलब संसद कुछ वैसी ही चलती है जैसी सरकार चलाना चाहती है। यहां पर संसद, यहां की जो संसद है कुछ वैसी नहीं चलेगी जैसी सरकार चलाना चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर जो होंगे सरकार के, वो हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, विधायिका के मेंबर ना हो, और न्यायपालिका तो अलग चलती है दोनों जगह। तो हमने ये बात यहां पर देखी कि ये ऐसा कुछ सिस्टम आपको संसदीय और राष्ट्रपति शासन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाइप ऑफ और दूसरे टाइप के जो शासन है उन पर भी हम धीरे धीरे चर्चा आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। क्लियर बात। तो अब अगर आप देखते हैं, अगर हम बात करें यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर कि अब जो एक और चीज बची है जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेसी, जो हमने वहां पर लिखी थी। तो अब जो शासन के स्वरूप है वो आपको लोकतंत्र मिल सकता है, राजतंत्र मिल सकता है, तानाशाही मिल सकता है, डिक्टेटरशिप मिल सकती है। तो इसको बेसिकली आप क्या कहते हैं, ये सोर्स ऑफ गवर्नमेंट है कि सरकार कैसे चुनी जा रही है, सरकार का कैसे सरकार को इलेक्ट कर रहा है, सरकार का तरीका क्या होगा चुनने का, वो डेमोक्रेसी। यहां पर जो सरकार चुनने का तरीका है लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। उसको क्या कहेंगे, वो कहलाएगा आपका लोकतंत्र। और अगर आप मोनार्की में बात करते हैं, राजतंत्र में बात करते हैं, तो ये वंशानुगत होता है। कैसा होता है, वंशानुगत होता है, कि मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, फिर ऐसे 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 ये ट्रांसफर होते रहते हैं। मतलब यहां पर आपके पास पावर नहीं होगी, मतलब कि अगर मैं यहां बात करूं तो लोगों के पास अधिकार नहीं है, जनता के पास अधिकार नहीं, जनता के पास चुनने का अधिकार नहीं। अब एक इसमें आता है तानाशाह, इसमें भी हो सकता है, वो इस पे भी हो सकता है। उसने चुनाव बंद करवा दिया, आकर बैठ गया और अपने तरीके से चलाने लगा, तो उसको आप तानाशाह कहेंगे। आपने दुनिया भर के कई अलग अलग तानाशाहों के नाम सुने होंगे। तो ये दो तरीके, डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, और मोनार्की जिसमें वंशानुगत सरकार आएगी। ये सोर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है कि कैसे सरकार आएगी, ये सोर्स ऑफ जो गवर्नेंस है उस पर बात की जाएगी, शासन का स्वरूप कैसा होगा उस पर हम यहां पर बात करेंगे कि शासन का स्वरूप यहां पर कैसा होगा। अब डेमोक्रेसी आई है तो डेमोक्रेसी पर भी हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार आप पे क्या क्या हो सकते हैं, किन किन प्रकारों पर हम यहां पर बात करेंगे। एक तो शासन का जनता के संपर्क से, शासन का जनता से संपर्क,
शासन का जनता के साथ किस प्रकार का संपर्क है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का लोकतंत्र होगा। तो यहां पर आपको लोकतंत्र किस प्रकार का मिलेगा, 2 प्रकार का लोकतंत्र आप देखेंगे। कैसा कैसा, एक को कहेंगे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक को कहेंगे आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक को कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक को कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक आएगा विचारधारा के आधार पर, कैसे, एक आएगा आपका विचारधारा के आधार पर। कैसे, विचारधारा के आधार पर। विचारधारा के आधार पर भी आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, उदारवादी और समाजवादी, है ना। 2 प्रकार की विचारधाराएं आप खास तौर से देखेंगे। एक तो मिलेगा आपको उदारवादी और समाजवादी। ये 2 प्रकार के लोकतंत्र की आप यहां पर चर्चा देखेंगे कि विचारधारा के आधार पर उदारवादी और समाजवादी लोकतंत्र आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो शासन का जनता से संपर्क कैसा है, विचारधारा के आधार पर कैसा लोकतंत्र आप देख पा रहे हैं, तो उदारवादी और समाजवादी तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब आएगा राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर, मतलब कितने राजनीतिक दल हैं, तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर मतलब कि यहां पर बात करें कैसे, तो किसी देश में आपको एक दलीय प्रणाली देखने को मिलेगी, किसी देश में आपको 2 दलीय प्रणाली देखने को मिलेगी, और किसी देश में कई दल देखने को मिल सकते हैं, जैसे भारत में। तो ये व्यवस्था जो है इसको क्या कहते हैं, ये राजनीतिक दलों के आधार पर भी आप लोकतंत्र को देख सकते हैं। लोकतंत्र के प्रकार आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये बातें हमने जो की खास तौर से ये राजव्यवस्था के परिचय के अंतर्गत हमने देखी हुई थी कि क्या क्या हो सकता है, और यहां से कुछ परिचय ऐसा स्टार्ट किया था कि शासन के स्वरूप से हम समझेंगे राजव्यवस्था, और उसी के अंदर हम गए तो हमने राज्य को समझा, फिर शासन के प्रकार को समझा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझा, है ना। ये सारी बातें हमने देखी, और ये सभी बातें जो हमने यहां पर आज देखी हैं, इन्हीं का डिटेल डिस्कशन हमारे आगे आने वाली सीरीज में होने वाला है, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि भारत की राजव्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं, इंडियन के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है, मतलब आपको यहां पर क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसा खर्च नहीं करना है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आप देख पा रहे हैं, स्कूली शिक्षा में चलते हैं, और दूसरे और कोर्सेज जो आप देख पा रहे हैं। आपको सभी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगे कहां पर, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर आप 100% फ्री एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप हमसे कनेक्ट करने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के कॉम्पिटिटिव चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। धन्यवाद।